नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बिग पिक्चर के बारे में। आज बिहार चुनाव के बिग पिक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे और इससे क्या इम्पैक्ट होगा केंद्र की राजनीति पे, इससे क्या इम्पैक्ट होगा राहुल गांधी की राजनीति पर, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ आरजेडी के अंदर इस बात पर जूतम पैजार शुरू हो चुकी है आरजेडी और कांग्रेस में कि इस हार के लिए जिम्मेदार कौन है। अब उन मोहरों को खोजा जा रहा है जिनके ऊपर इस हार की जिम्मेदारी को डाला जा सके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीटें हैं उसमें आरजेडी जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है। कमोबेश ये पूरे के पूरे परिणाम 2010 की तरह हैं। वही 2010 का चुनाव जिसमें मैंने 38 जिलों में घूमकर कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम किया था, और उन 38 जिलों में घूमने के बाद मैंने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। इसी तरह का प्रिडिक्शन मैंने भी किया था। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश नारायण जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी जिनके साथ मैंने रिपोर्टिंग की है, और साथ ही साथ प्रवीण सिंह जुड़े हुए हैं जो एडिटर हैं मेट्राइज के। मेट्राइज ने कमोबेश वही प्रिडिक्शन किया था जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दोहरा शतक लगाने के बाद क्या एनडीए सेटिस्फाई है। इस बात को भी समझेंगे कि क्या नीतीश कुमार की सत्ता पर किसी तरह का खतरा है, आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। ये भी बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने अपने आप को कैसे एक बार फिर इन चुनाव के अंदर साबित किया। और हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उस प्रदर्शन की जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर से गदगद कर रहा होगा, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है उसने पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को सबसे बड़े दल के तौर पर स्थापित किया है। ये पहली बार हुआ है बिहार की राजनीति में जब बीजेपी सबसे बड़ा दल बना है। और ये 2010 के बाद जो है अब तक का, अगर तेजस्वी यादव की लीडरशिप की बात करी जाए तो तेजस्वी यादव की लीडरशिप में ये अब तक की सबसे बड़ी हार है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो प्रवीण सिंह जी, पहले भी बात हुई है मेरी, मनोज सिंह जी से भी बात हुई, कल आप हमारे साथ शो के अंदर भी थे। तो मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा। कमाल हो गया, धमाल हो गया, धन्यवाद। धोतिया फट गई, रुमाल हो गया। ठीक। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि देखिए, जो हमने वोट परसेंटेज दिया था एकदम 48% महागठबंधन को दिया था, और सॉरी एनडीए को दिया था, और 37% महागठबंधन को दिया था। और जो अभी जो वोट परसेंटेज आ रहे हैं वो 48% एनडीए को है और 38% महागठबंधन को। मतलब जो हमने प्रेडिक्ट किया था पूरी तरह से उसी तरह से ये आपका एग्जैक्ट पोल हो रहा है, एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है। जी। आपने कहा एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है। इस प्रिडिक्शन के आधार के बाद आपको क्या क्या ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं? जो वोटिंग आपने देखी, किस किस तरह से एनडीए का वोट बढ़ा है और किन किन सेक्टर से एनडीए का वोट बढ़ा है, अगर डाटा के हिसाब से अगर आप हमें बताना चाहें तो। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि बिहार के हर समाज के लोगों ने एनडीए को वोट किया है। और महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सबने वोट किया है। क्योंकि बिना सबके वोट किए इतना बम्पर वोटिंग हुई है, प्लस एनडीए के समर्थन हुआ, तभी इतने लार्ज रूप में बीजेपी एनडीए को बहुमत मिला है। वरना बड़ा मुश्किल था। अब जब तक एग्जिट पोल चल रहा था तब तक लोग यही कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, बहुत नेक टू नेक फाइट है। लेकिन हमारा जो हमने जो दिया था, हमने जो वोट परसेंटेज दिया था उसमें 11% का वो वोट अंतर था। दीपक जी, ये जान लीजिए कि 11% का वोट अंतर महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो अंतर था, ये 11% का था। और वो 11% वो बताता है कि कितना बड़ा अंतर था। और जो अभी जो आया है, रिजल्ट जो आ रहा है, वो ये ही साबित कर रहा है कि 11% का वोट ये एनडीए को कितना फायदा कर रहा है। यानी हर समाज के हर तबके ने वोट किया है। इवन आपको बता दें दीपक जी कि पिछली बार 2020 में लगभग 7 जिलों में एनडीए एकदम साफ थी, उनका एक भी सीट नहीं था। लेकिन इस बार इन 7 जिलों में बहुत शानदार प्रदर्शन एनडीए कर रही है। यानी मतलब कि वहां भी लोगों ने एनडीए को फिर से वोट दिया है। यानी सब सब तबका। इवन एक चीज जान लीजिए, जो महिलाएं हैं वो ओबीसी वोटर हो या यादव वोटर हो, कहीं ना कहीं उनका भी वोट इधर बीजेपी की, एनडीए की तरफ ट्रांसफर हुआ है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, क्या जाति और धर्म की दीवारें टूटी हैं इस बार?
खास तौर से जाति की, क्योंकि बिहार के लिए कहा जाता था कि जाति वहां से जाति नहीं है और सिर्फ जाति समीकरण के आधार पर वहां के चुनाव तय होते हैं। क्या आपको वो प्रतीत हुआ है? देखिए, जाति और धर्म जो है, एक चीज तो आप जान लीजिए कि जो आ, राजद का वोट है वो जल्दी टूटता नहीं है। वो जो वोट है वो राजद के पास ही रहता है, जैसे यादव हैं और मुस्लिम हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन ये भूल कर बैठी, एआईएम को वो स्थान नहीं दे पाई जो वो चाह रही थी, और जिसका खामियाजा उसे सीमांचल में भुगतना पड़ा। और मुसलमान भी मेरे हिसाब से महागठबंधन को छोड़ के एआईएम की तरफ चले गए, जिसका नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ, भारी नुकसान हुआ है इसका। आपने कहा तेजस्वी को भारी नुकसान हुआ है। एआईएमआईएम के फेवर में क्या फैक्टर गया? आपको ग्राउंड पर क्या देखने को मिला? आपका रिसर्च और आपका डाटा क्या कहता है? एक तो जिस तरह से ओवैसी को इन लोगों ने अलग किया, वो चीज बहुत मायने था। जबकि ओवैसी बार बार कह रहे थे कि हमें भी साथ ले लीजिए, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उनको इस तरह से दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तो ये एक मुसलमानों की तरफ एक संदेश गया कि ओवैसी को ये लोग दरकिनार करना चाहते हैं। और आपको पता है कि वो जो सीमांचल एरिया है, जो जहाँ पे मुसलमान बहुत हैं, जिन डिसाइसिव है, और वहां पे महागठबंधन ये समझ रही थी कि जो मुसलमान वोटर है वो इनसे छिटक के कहीं नहीं जा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि इस बार ओवैसी का जादू नहीं चलेगा। लेकिन इस बार फिर अंडर करंट ओवैसी का जादू चल गया है। ओवैसी ने जो कहा, जिस तरह से वो सहानुभूति वोट ले गए मुसलमानों का, उससे महागठबंधन को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे ये बताइए कि जाति फैक्टर के आधार पर, जैसे आपने एआईएमआईएम के बारे में कहा कि ओवैसी एक सिंपैथी फैक्टर के आधार पर ले गए, तेजस्वी यादव ने ओआईएमआई एआईएमआईएम के नेता ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा था और इसको जबरदस्त बुलाया। क्या मैं चरमपंथी हूं? क्या मैं अतिवादी हूं? यानी ग्राउंड तक ये मैसेज जी। गया कि मुसलमानों ने जो है, मुसलमान इस बात से खुश नहीं है कि एआईएमआईएम के गठबंधन के ऑफर को तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया। जी हाँ, दो तीन चीजें हैं। एक तो एआईएम का एमआईएम का ऑफर ठुकरा दिया उन लोगों ने। दूसरा ये था कि वो जो मामला था कि 2% मल्लाह का बेटा को उप मुख्यमंत्री आपने बना दिया, मतलब घोषणा कर दी, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए कोई घोषणा नहीं की। ठीक है, 52 यादवों को आपने टिकट दे दिया, और उसके बनिस्पत 14% यादव होने के बावजूद भी 52% आपने 52 लोगों को टिकट दिया। और मुसलमान 17% होने के बावजूद भी बहुत कम आपने टिकट दिया। मतलब मुसलमानों के सामने एक मैसेज गया कि जो महागठबंधन है, खासकर आरजेडी, वो सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, उनका कोई भलाई नहीं करती, उनको कोई वैसा मौका नहीं देती जहां पे वो अपने आप को प्रूव कर सके कि हम भी आपके साथ कदम पे कदम मिला के चल सकते हैं। मुसलमानों में ये मैसेज गया कि वो सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, उनको साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं। तो ओम प्रकाश, अगर ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने पिछले चुनाव के बाद भी ओवैसी के पक्ष में भर भर का मतदान किया है, तो इसका मतलब कि लालू यादव का, मैं तेजस्वी का नहीं कहूंगा, लालू का एमवाई समीकरण धीरे धीरे दरक रहा है। अ, दीपक जी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि तेजस्वी फेल हो गए, सीधे सीधे। मतलब इसमें कोई कहते हैं लाई लपटाई नहीं है। बिहार में बहुत कॉमन बोलचाल के बारे में बोलते हैं कि कोई लाई लपटाई नहीं है। मतलब इट्स क्लियर नाउ। 2010 में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का वो आखिरी चुनाव था जिसमें उन्होंने ऐसे ही हार का सामना किया था। तेजस्वी एज ए सीएम कैंडिडेट अब वेटिंग इन सीएम ही रहेंगे। तेजस्वी को ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी जब सभी लोग उनको अप्रोच कर रहे थे कि साहब हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। ठीक कहा प्रवीण जी ने कि हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, और तेजस्वी ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया। और आपको बड़ा बहुत ताज्जुब होगा कि अभी रिजल्ट की शाम आई है और अभी से सिर फुटबॉल दीपक जी शुरू हो गया। सिर फुटबॉल कैसे? एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं, बिहार कांग्रेस में अच्छी दखल रखते हैं, लालू प्रसाद यादव से भी अच्छी दोस्ती जानी जाती है। इन्होंने एक खुल के कहा कि संजय यादव और जो कांग्रेस का प्रभारी है ना, कृष्णा अल्लावरू,
इन दोनों को का नाम लेते हुए कि मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। तो अब संजय यादव सेंटर में आने वाले हैं महागठबंधन के नेताओं की कि भैया टिकट बंटवारे में क्या गड़बड़ी हुई, महागठबंधन के नेताओं को एकजुट करने में क्या गड़बड़ी हुई, और प्लानिंग में कहाँ चूक हो गई। हरियाणा में का कोई लड़का बिहार बैठकर पूरे बिहार को चलाने की कोशिश कर रहा था, जब तेजस्वी की मिनिस्ट्री थी तो मिनिस्ट्री को चलाने की कोशिश कर रहा था। तो आज नहीं कल ये सीट फुटबॉल होनी थी दीपक जी, वो आज शाम से शुरू हो गई। और बताऊं, आरजेडी के एक बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर हैं, और अच्छी पैठ उनकी आरजेडी में रही है, लालू परिवार में भी रही है। उन्होंने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। यानी बाहरी कबूल नहीं है, ये लोग खुल के नहीं कह पा रहे थे, शायद वेट कर रहे थे चुनाव के रिजल्ट का, इनको पहले से अंदेशा था। और अब ये सीट फुटबॉल शुरू हो गई। इस चुनाव के रिजल्ट के 2 महीने और है। एक तो AIMM को आप हल्के में ना लो, सीमांचल उसका है, उसने वोट तो हालांकि 9 लाख के करीब ही लिया है, 2% के आसपास वो टिके हुए हैं, लेकिन एक एरिया उसने अपना बना लिया, पकड़ लिया, सीमांचल, वहां से बाहर नहीं है। आरजेडी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। 2010 में इनको करीब करीब 80 83 84 लाख वोट आए थे। इस बार इनको 1 करोड़ से ज्यादा वोट आए हैं, सिर्फ आरजेडी को वोट इनको आया है। सबसे बड़ी वोट शेयर के मामले में पार्टी है, लेकिन वोट संख्या वाइज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ने वो गुणागणित दिखा दिया जो वो कर सकते हैं। उन्होंने सारे नेताओं की जो फोर्स उतारी थी, उनका ये इक्वेशन सक्सेस रहा। और तीसरी सबसे बड़ी बात दीपक जी, कि मुझे लगता है नीतीश कुमार को इतनी वोटिंग आई है, इतना सीट आया है, और अपोजिशन को इतनी सीट नहीं आई है कि नीतीश कुमार चाह के बिना पलट नहीं सकते। आप देखिए, बहुत दिलचस्प है, 82 to 83 नीतीश कुमार के पास है, और दूसरे लोगों के पास इतना नहीं है कि माइनस बीजेपी वो बिहार में कुछ कर पाए। तो ले देकर गुड गवर्नेंस की एक सीन बन गई, और नीतीश कुमार बीजेपी की अगुवाई में बिहार की सरकार स्टेबल वाली। हाँ, मतलब इस बार ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वो अंकगणित का आंकड़ा ही नहीं है। और नीतीश की इस बार पॉलिटिक्स दीपक को जी नीतीश कुमार लाचार हैं। इस बार हाँ ठीक कह रहे हैं। नीतीश जी लाचार हो ठीक जाएंगे कह रहे कि कहीं नहीं जा सकते। हैं। इस बार कूद फान नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें। लेकिन प्रवीण जी बताइए, नीतीश कुमार विभीषणों का कुछ करेंगे? उनकी पार्टी में कई विभीषण चर्चा में रहे चुनाव के, जब से ऐलान शुरू हुआ है तब से। देखिए, नीतीश कुमार एक रणनीतिक बहुत बढ़िया, वो सामने से कुछ नहीं कहते हैं, वो अंदर ही अंदर जिसको मतलब जिन पे कार्रवाई करनी है वो धीरे धीरे उनको आप साइडलाइन करने लगते हैं। लालू की मतलब तरह कई नहीं है कि आरसीपी, प्रखर होके। हाँ, कई आरसीपी आरसीपी। बनेंगे। जी हाँ। वो उस तरह से नहीं करते हैं। ये देखिए, लालू और नीतीश में यही अंतर है। लालू में क्या होता है, लालू जी में वो होता है कि वो सामने से जो हुआ बोल दिए। नीतीश जी क्या है, रणनीतिक कार्य, एक इंजीनियर है। वो इंजीनियर है, और इंजीनियर बड़े आराम से बहुत ही वो संगठित तरीके से काम करते हैं, और वो देखता है इंजीनियर की कहाँ कमजोर है मेरा मकान या जो भी प्रोजेक्ट, वहां से उसको वो सफाई करने लगते हैं। दीपक और जी ने कल नीतीश वही टर्म भी करते दिया हैं। था। दीपक जी ने हम्म, कल टर्म भी दिया था कि मैंने कहा था सोशल इंजीनियरिंग, दीपक जी ने कहा नहीं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। इनकी पॉलिटिकल जी। इंजीनियरिंग शानदार है दीपक जी, इनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपको बहुत जल्द दिखने वाली है बिहार में। और जो महिलाओं को उन्होंने तरजीह दिया 2005 में, और अब डिविडेंड के साथ वापस लिए 2025 में, अब देखिए इसका आगे नतीजा, बिहार बहुत कुछ आगे करने वाला है, जिस जो 3 से 6 महीने के अंदर आपको दिख जाएगा कि साहब कैसे ये आगे दूसरे रास्ते पे जा रहा है, और अग्रसर, मतलब बिल्कुल अग्रसर, महिलाओं को लेकर, खासतौर पे महिलाओं और यूथ को लेकर बहुत कुछ नए डिसीजंस आपके सामने आने वाले हैं दीपक जी। मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहता था, वो है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं? उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा इतनी शिद्दत से उठाया, वोट चोरी चल नहीं पाया। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला उठाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल नहीं पाया। ये तमाम चीजें ये राहुल गांधी को कहाँ ले जाएंगी? और राहुल गांधी क्या वही सोचते रहेंगे कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही दुनिया को मानना चाहिए, वही अंतिम सत्य है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी क्या अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर किसी
तरह का बदलाव करेंगे? मुझे नहीं लगता राहुल गांधी अपनी स्ट्रेटेजी में किसी तरह का बदलाव करेंगे। वो एक तरह का नैरेटिव बनाने में ही लगे रहते हैं। और प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी का नैरेटिव क्या जमीन पर चला? मुझे तो लगा बिल्कुल नहीं चला। एसआईआर का नाम भी नहीं समझते थे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जानते भी नहीं लोग थे। और जो गांव के अंदर लोग वोट चोरी की बात कर रहे थे, उनका यही कहना था हमारा वोट तो है भाई, तो कहां वोट चोरी? ये भी एक बड़ी बात थी। और वाकई एसआईआर से डेड वोटर्स हटाए गए। ये जो घुसपैठिए वाला जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, ये टोटल गलत था। एक भी घुसपैठिया ना हटा उससे, ना कोई नाम मेंशन हुआ, ना ही कोई घुसपैठिया आया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, प्रवीण भाई, अब क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? अब एक चीज बता दे दीपक जी की राहुल राहुल गांधी को लगता था कि जैसे पहले हम लोग की पढ़ाई जब होती थी, हम लोग 10th या 9th में थे, तो एक गेस पेपर आता था। एग्जाम के समय में लोग कहते थे कि गेस पेपर से 4 5 10 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एग्जाम पास कर लीजिए। राहुल थर्ड गांधी कुछ डिवीजन आ इसी जाएगा। तरह लगते हैं। राहुल गांधी कुछ इसी तरह लगते हैं जैसे इलेक्शन आया, कूद गए, अच्छा ठीक है एसआईआर ले, चलो भाई एसआईआर लेते हैं, हल्ला करते हैं। बहुत देखिए, बिहार में एसआईआर का मतलब भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। वो लोग से पूछिए कि आपका वोट कटा है, एसआईआर क्या है, बोले पता नहीं है। वोट कटा है, नहीं के कटल, सीधे बोल देते हैं। अगर कटा हो, आपने देखा कि किसी का वोट कटा हो, कोई शिकायत करने गया हो या कुछ गया हो? एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं था बिहार में। एसआईआर मुद्दा ही नहीं था, और इसीलिए आप देखिए महागठबंधन में एसआईआर लेकर जाए, नौकरी लेकर जाए, बेरोजगारी लेकर जाए, किस मुद्दे पर लड़ाई करें, इसी में आपस में लड़ाई होती रही। अंत में राहुल गांधी निकल गए, पता नहीं कहां निकल गए। फिर लास्ट में आए, हरियाणा लेके कूद पड़े कि वो हाइड्रोजन बम पटकने लगे, और हाइड्रोजन बम एनडीए पे न गिर के महागठबंधन पे गिर गया। अब राहुल गांधी चुपचाप कहां निकल गए किसी को पता नहीं है। अब अगले जगह हो सकता है पश्चिम बंगाल में अब कुछ वहां का गेस पेपर लेके निकलेंगे। तो राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिक्स कब करेंगे, ये जनता भी जानना चाहती है, और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि दीपक जी, सीरियस पॉलिटिक्स वो कब करना चाहेंगे। वैसे मैं आपको ये बता दीपक दूं, जी आपको विदेश में बताऊं, है राहुल प्रवीण जी। गांधी। ये जानकारी निकलकर सामने आई है, विदेश में है, मस्कट में है। लेकिन कोई कह रहा प्रवीण, है लंदन में है, कोई कह रहा है मस्कट में है। हम प्रकाश को जोड़ना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, प्रवीण जी साफ साफ ये कह रहे हैं कि क्या होता है, जो साल भर बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, जो सिर्फ जी इलेक्शन के समय गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, वो अपना थर्ड डिवीजन जी इंश्योर करते हैं। उनको जी पता है कि मैं हाँ, साहब टॉपर नहीं हो सकता, फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकता, थर्ड डिवीजन आ नहीं जाऊंगा। तो ये राहुल गांधी नहीं। को अभी से थर्ड डिविजनल बता रहे, वो सीधे कहते हुए बच रहे थे। दीपक जी, आप मुझे आप समझाइए कि बिहार ने पहली बार कास्ट से ऊपर की वोटिंग देखी है। लेडीज किसी जात के बंधन में नहीं फंसी, यूथ किसी जात के बंधन में नहीं फंसा, ट्रेडिशनल वोटर्स जरूर फंसे, और वो दिखा, ट्रेडिशनल वोटर्स फंसे हैं। लेकिन इस बार कास्ट लाइन थोड़ी सी तो, ये नहीं कह सकता 100% कास्ट लाइन खत्म हो गई, लेकिन बिहार ने कास्ट लाइन को टूटते हुए इस साल देखा है। ये एकदम तथ्य है। और आप देखिए आने वाले दिनों में जो आंकड़े आएंगे, प्रवीण जी को पता होगा, वो आंकड़े स्टैब्लिश करेंगे कि कास्ट लाइन से हम अलग हटे हैं। दीपक जी आप बताइए कि क्या इसका इम्पैक्ट दूसरे प्रदेशों पे भी होने वाला है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर स्टेट का नेचर अलग तरह का होता है। ओम प्रकाश, ये मत बोलिए 2010 का वो चुनाव जो हम दोनों ने साथ देखा था और साथ हमने उसकी रिपोर्टिंग की थी, उस चुनाव में भी कमोबेश यही परिणाम गाए थे। महिलाओं ने भर भर के नीतीश कुमार को वोट किया था, और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा सीटें अब तक की 206 लाए थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 206 सीटें नीतीश कुमार इस बार क्रॉस करते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं, जो वोट बैंक दो खांचों में बटा हुआ है, एक प्रो लालू वोट बैंक है, एक एंटी लालू वोट बैंक है। तो प्रो लालू वोट बैंक ने लालू की तरफ, तेजस्वी के फेवर में काम किया है, इसीलिए उनका जो वोट शेयर है वो इंटेक्ट है। जैसे अभी प्रवीण जी ने बताया कि जो महागठबंधन का वोट शेयर है वो 38% के आसपास है। पिछली बार भी 37% था। और पिछली बार जो एनडीए का वोट बैंक था वो 37 दशमलव कुछ फीसदी था, और 0.03% जी के अंतर से दोनों अंतर। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारी थी। मतलब बीजेपी की जीत हुई थी, एनडीए की जीत हुई थी, और आरजेडी की हार हुई थी। तो देखिए, ये डिवीजन अभी भी दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं मानता हूं महिलाओं ने कास्ट के ऊपर चढ़ के वोट किया है, लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता कि ये वोट बैंक सिर्फ कास्ट के आधार पर, कास्ट के टूट जाने के चलते इतना बड़ा मैंडेट है। इतने बड़े मैंडेट में
जंगल राज एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसको आप भूलिए मत। जंगल राज का जो डर दिखाया गया, जंगल राज का जो भय दिखाया गया, और जंगल राज के बारे में मैंने केशव प्रसाद मौर्य से इलेक्शन के दौरान पूछा था। मैंने केशव प्रसाद मौर्य से पूछा कि भाई आप बताइए कि जंगल राज कब तक उठाते रहेंगे, भाई 20 साल हो गए इस बात को, 20 साल पुरानी बात है, 20 साल पहले उनका राज था, 20 साल से तो आप ही सत्ता में बैठे हैं। तो बोले 100 साल तक उठाते रहेंगे। तो देखिए ये इशू कितना पोटेंशियल है, लालू को लेकर अभी भी कितनी हार्ड फीलिंग है, बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है। और बिहार के अंदर जाति पूरी तरह से नहीं जाएगी ओम प्रकाश, मैं इतना मानता हूं, जाति पूरी तरह से नहीं जाएगी। और इस जाति के न जाने का एक बड़ा वजह यह भी है कि वहां का इंसान यही सोचता है मेरी जाति ये है और मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। और उनकी जाति आइडेंटिटी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी पर वो प्राउड भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो छिप छिपा कर ये काम करते हैं। किसी भी यादव से पूछ लीजिए वो तेजस्वी की बात करेगा, किसी भी दलित से पूछ लीजिए वो लालू की बात करेगा। आपको इस तरह का बंटवारा वहां पर देखने को मिल जाएगा। किसी महादलित से पूछ लीजिए वो नीतीश कुमार की बात करेगा, ईबीसी एमबीसी से पूछ लीजिए नीतीश कुमार और बीजेपी की बात करेगा। तो ये हमको दिखा है। किसी पासवान से पूछ मैं लीजिए वो चिराग पासवान की बात करेगा। तो ये तो रियलिटी है, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन ओम प्रकाश चलते मैं चलते, दीपक जी, हाँ, हाँ, मैं दीपक जी इसलिए कह रहा था कि जैसे लाडली बहन योजना ने महिलाओं को एक सूत्र में बांधा, बिहार में महिलाओं को एक सूत्र में बांधा, नरेंद्र मोदी के लिए देश ने महिलाओं को बीजेपी के तरफ वोटिंग करते देखा, तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है जो आने वाले दिनों में ट्रेंड को चेंज करेगा। बहरहाल आप क्या ठीक कह है। रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश एक अलग केस है। मध्य प्रदेश में दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं। बिहार में आप गिन लीजिए कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, हाथ में गिनने जाएंगे तो आपके उंगलियों में जो पूरे की पूरी 10। 15 दुआ 30 10। बनी हुई है ये गायब हो जाएंगी, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर हैं। तो दोनों स्टेट्स के जो डायनामिक्स है, दीपक जी एक पॉलिटिकल बात कहना चाह इक्वेशंस है, रहे थे। उसमें अलग अलग चीजें हैं। जी प्रवीण जी को जोड़ना चाहते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जो बिहार का चुनाव है, एक तरह से एक संगठित चुनाव एक तरफ था, और एक बिखरा हुआ चुनाव, मतलब गठबंधन एक तरफ था। आप अभी देखिएगा 2025 का अभी तक जो रुझान और रिजल्ट आ रहा है, उसमें आपका जो इन लोगों का पार्टियों का स्ट्राइक रेट है, वो बहुत ही अलग है, एकदम अलग अलग है। जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो लगभग 90% है, यस। बीजेपी का। जी। मोर देन। और हाँ, मोर देन। और जेडीयू का जो स्ट्राइक रेट है वो 80 प्लस है उनका, 81% के लगभग में है। हाँ हाँ, एलजेपी ठीक का बात है, है मेजोरिटी पर। 70%, हमास ए सॉरी हम का है 85% और आरएलएम का 70%। मतलब आप देख रहे हैं कि एनडीए में जो भी पार्टियां हैं वो एकदम सॉलिड जितना मिला है। आप देख लीजिए ना, 6 हमको 6 मिला, 5 पे है। आरएलएम को 6 मिला, वो 4 पे आ गए है। एलजेपी को 29 मिला था, एक तो खैर उनका ये हो गया था, रद्द हो गया था, तो 28 सीट पे लड़ रहे थे। तो उसमें से 20 पे वो आगे है, या मतलब जीतने की संभावना है। सबसे कम तो स्ट्राइक रेट के साथ वही है। वही है, जी हाँ। और इस तरफ दूसरी तरफ देखिएगा तो आरजेडी का लगभग 18 या 20% के लगभग में स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक आप रेट, देख रहे ट्रू हैं ट्रू। कि एक तरफ क्या स्ट्राइक रेट है और दूसरी तरफ क्या स्ट्राइक रेट है। तो सिर्फ जाति और ये नहीं, पार्टियां अपने आप को कितना संगठित और अपने वोटों को कितना दूसरी पार्टियों में ट्रांसफर कर पाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। पिछली बार क्या था कि एलजेपी अब अकेले लड़ रही थी, पासवान वोट एकदम अलग हो गए थे। लेकिन इस बार हम्म। पासवान वोट जहां भी थे, जो भी थे, वो अपने गठबंधन में गए। मतलब ट्रांसफर हुआ है, जो भी बिल्कुल ट्रांसफर हुआ है। लीकेज था, हाँ, जो भी लीकेज था 2020 का, उसको एनडीए ने बंद कर दिया। और जिसका परिणाम है कि इस तरह से एकदम लार्ज विक्ट्री आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, चलते ठीक बात चलते मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुनवा देता हूं। मैं स्टेटमेंट सुनवा देता जी। हूं प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने क्या दावा किया था कि 25 सीटें अगर नहीं आई तो फिर है। मैं हाँ। राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सुनिए वो बयान, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हार के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहार नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े
कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़। मैं अरे ये तो आप लोगों ने कहा कह रहे ऐसे कैसे हो, मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे। आज के लिए इतना ही। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।